हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बट उससे पहले आपको मैग्नेटिक फ्लक्स को सीखना होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जैसा ही एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एक सरफेस से जब क्रॉस होती है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है एंड ये रिप्रेजेंट होता है फाई बी। आप इसे फाई एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे बनता है। सपोज करिए हमारे पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं एंड ये सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है। अब हम इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सामने एक एरिया को प्लेस करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक प्लेट टाइप हमने कुछ सरफेस एरिया कंसिडर किया है जो रेक्टेंगल के शेप में है एंड उसका एक एरिया वेक्टर भी होता है। जैसा कि हमें पता है कि कोई भी सरफेस होती है, उस सरफेस की दो चीज़ें होती हैं। एक तो उसका मैग्नीट्यूड कि वो कितना एरिया है उसका, एंड दूसरी चीज़ जो होती है उसका नॉर्मल, जो कि हमें वो एरिया वेक्टर देता है, यानी उसका एक डायरेक्शन देता है। तो इन दो चीज़ों में एक रिलेशन होता है और वो दो चीज़ें कौन कौन हैं? एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं, और दूसरा उसका एरिया वेक्टर। अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है एंड ये है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, और इनके बीच में एक एंगल होता है जिसे हम एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर कहेंगे। इस एंगल के बेसिस पर ही फ्लक्स कितना ज़्यादा होगा या कितना कम होगा ये डिसाइड होता है। तो अभी हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जैसे एक इक्वेशन बनाते हैं और वो इक्वेशन मैग्नेटिक फ्लक्स को शो करेगा। तो हमारे पास केवल दो ही क्वांटिटी है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और दूसरा एरिया वेक्टर उस सरफेस का जो मैग्नेटिक फील्ड के सामने रखा हुआ है, वो भी एक वेक्टर होता है। अब इन दोनों में एक रिलेशन हमें मैग्नेटिक फ्लक्स देता है। तो अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि फाई बी से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इनके बीच में एक डॉट प्रोडक्ट होता है, बिकॉज यहाँ पर जो फ्लक्स होता है वो एक नंबर शो करता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस एरिया से पास हो रही है, इसलिए वो नंबर है और वो एक स्केलर होता है, क्योंकि हर जो नंबर होता है वो स्केलर होता है। बट ये जो स्केलर नंबर आया है वो दो वेक्टर क्वांटिटीज़ की मदद से आया है, राइट। तो आपने 11th क्लास में एक चीज़ स्टडी की होगी कि दो वेक्टर का ऐसा मल्टीप्लाई करें जिससे हमें आंसर स्केलर मिले, उसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे बी ए कॉस थीटा की टर्म में लिख सकते हैं, जहां पर जो थीटा है वो एंगल है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड एरिया वेक्टर। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। अब अगर हम इस एरिया को कुछ पर्टिकुलर एंगल पर चेंज करते हैं तो आपका यहां पर फ्लक्स बदल जाएगा। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 है, इसका मतलब वहां पर मैक्सिमम फ्लक्स होने वाला है। चलिए देखते हैं कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पर। यहां पर हम कुछ स्पेशल केस देखते हैं। जैसा कि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का जो इक्वेशन है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, magnitude of area vector and cos theta. Theta is the angle between magnetic field and area vector. So फर्स्ट केस में हमने थीटा को 90 डिग्री कंसिडर किया है। अब आप देखिए 90 डिग्री किसके बीच का है? वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड एरिया वेक्टर के बीच में। तो आप देख पा रहे हैं कि जो सरफेस वो बिल्कुल फ्लैट हो चुकी है, जिसकी वजह से उसका एरिया वेक्टर ऊपर चला गया है, और इनके बीच का जो एंगल है वो है 90। तो इस केस में जो फ्लक्स होने वाला है वो बिल्कुल 0 होगा, क्योंकि cos 90 हमें 0 वैल्यू देता है। दैट मीन्स हियर देयर इज नो फ्लक्स एट ऑल। यहां पर हमें सबसे कम फ्लक्स मिलेगा, इसलिए हम इसे मिनिमम कह सकते हैं। दैट इज मिनिमम फ्लक्स। एक दूसरा केस देखते हैं
यहां पर हमने एंगल थोड़ा सा चेंज किया है। जो सरफेस का जो फेस है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ जस्ट अपोजिट रखा है एंड इस वजह से इनके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री हो चुका है। इस कारण यहाँ का जो फ्लक्स बनेगा 180 डिग्री पर वो बनेगा -BA, क्योंकि cos 180 की वैल्यू -1 होती है एंड दैट इज ऑल्सो मैक्सिमम फ्लक्स, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्शन कंसिडर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम इतना कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर एरिया से लिंक होती है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ पता हो गई है कि 0 डिग्री पर मैक्सिमम फ्लक्स होने वाला है, 90 डिग्री पर मिनिमम फ्लक्स होने वाला है, 180 पर अगेन मैक्सिमम होने वाला है, 270 पर फिर मिनिमम होने वाला है। तो ये रहा कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फ्लक्स का। चलिए हम इसके कुछ यूनिट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो है φB = मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर एंड cos थीटा। तो एक जो डिराइव्ड यूनिट बनने वाली है वो कुछ इस तरह से होगी। B यानी मैग्नेटिक फील्ड को हम टेस्ला में कंसिडर करेंगे एंड उसके साथ ही जो एरिया है बेसिकली वो मीटर स्क्वायर होने वाला है एंड थीटा के लिए हम कोई यूनिट नहीं लिखते हैं। सो फाइनली हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वो कुछ इस तरह से होता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। अगर हम इसकी यूनिट का एसआई सिस्टम लिखें तो इसका यूनिट एसआई सिस्टम में कुछ इस तरह से होगा, इन एसआई सिस्टम। इसका जो यूनिट होता है वो होता है वेबर। सो वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन एसआई सिस्टम। शॉर्टकट में आप इसको WB भी लिख सकते हो। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब हम एक काम देखते हैं यहाँ पर कि अगर हम सरफेस यूनिफॉर्म ना लें तब क्या होगा। अगर हमारा सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है तब मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा, कैसे कैलकुलेट हमें करना है। तो सपोज करिए एक नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है हमारे पास, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म। इस नॉन यूनिफॉर्म सरफेस से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवल करती है। तो यहाँ से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से ट्रैवल कर रही है और वो नॉन यूनिफॉर्म है कुछ इस तरह से। तो इस केस में हमें मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, बट हम क्या करते हैं, हम बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में इस सरफेस को कंसीडर कर लेते हैं और 1 बाय 1 हर एक स्मॉल पार्ट से हम मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट अगर DS कंसीडर करते हैं तो उसके लिए जो फ्लक्स होगा वो phi = मैग्नेटिक फील्ड इंटू स्मॉल एरिया, सरफेस एरिया। ये हमें स्मॉल एरिया स्मॉल फ्लक्स देता है। तो ये d एक स्मॉल पार्ट के लिए हो जाता है। अगर हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं तो हम टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स को निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको स्मॉल फ्लक्स को इंटीग्रेट कर देना है अकॉर्डिंग टू द सरफेस। वो हमें टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स देने वाला है और इसे आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, बिकॉज d की वैल्यू जो होती है B × DS भी लिख सकते हो या आप DA भी लिख सकते हो कुछ इस तरह से। तो फाइनली जो मैग्नेटिक फ्लक्स का इक्वेशन बनेगा हमारे पास वो बनेगा B DS cos थीटा। तो यहां पर हमें ये मैग्नेटिक फ्लक्स देता है।